हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो गाइस, हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और जो हमारा चैनल है वो आपको इंडियन पॉलिटी और जितने भी और बाकी के पीसीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर कराएगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको एहसास होगा कि आपको फ्री में कितना अच्छा मटेरियल मिल रहा है। जो आप जिस तरह से अपने खुद के नोट्स बनाते हो उसी तरह से हमने यहाँ पर आपके लिए मटेरियल इकट्ठा किया है। ठीक है, एक एक मतलब मान सकते हो कि मेरे ये 10 सालों की मेहनत है। ठीक है, 10 सालों की मेहनत है जिससे कि मैंने ये जाना कि क्या चीज़ किस तरह से पढ़नी चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम फायदा हो जाए। ठीक है, तो आज हम करेंगे भारतीय संविधान का भाग 10। हमने लास्ट क्लास में भाग 9 कंप्लीट कर लिया था, 9A भी कंप्लीट कर लिया था, जो कि था पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित। आज हम करेंगे भाग 10, जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लिए है। आजकल आपने देखा होगा, जो राष्ट्रीय पटल पर सबसे बड़ा मुद्दा है वो है लद्दाख के सोनम वांगचुक, है ना? वांगचुक। इन्होंने अभी इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। लेकिन इन्होंने जिस तरह का जो रिवॉल्यूशन किया है और क्या मांगे, क्या डिमांड्स रही है, उसमें से जो एक बड़ी डिमांड है वो है छठी अनुसूची में शामिल होना। लद्दाख को शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, छठी अनुसूची में। ऐसा क्यों, क्या है भाई ऐसा छठी अनुसूची में? तो वो भी आज हम इसमें जानेंगे कि छठी अनुसूची बेसिकली है क्या, क्यों राज्य लालायित होते हैं अपने आप को इसमें ऐड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो कि भाग 10 है, उसके अंतर्गत दो अनुच्छेद है, स्पेशली 244 और 244A। इसके अंतर्गत जो भी अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है उसके जो प्रशासन की रूपरेखा है वो तैयार की जाती है अनुच्छेद 244 और 244A में। ठीक है, इसमें पांचवी अनुसूची के माध्यम से अधिकांश राज्यों, अब यहाँ पे देखिए, पांचवी अनुसूची के माध्यम से अधिकांश राज्यों और छठी अनुसूची के माध्यम से 4 राज्य है ये, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। तो बेसिकली 244 और 244A के अंदर जितने भी देश के अंदर ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, उनके प्रशासन की बात हो रही है। ठीक है, उसमें दो अनुसूचियां है। पांचवी अनुसूची में तो सारे, यानी कि जितने भी अधिकांश राज्य है माइनस ये 4 राज्य, क्योंकि ये छठी अनुसूची में आ जाते हैं। तो बेसिकली पूरे देश के ही राज्य आ गए जिसमें कि जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन जहां पर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अनुच्छेद 244 और 244 से पूरे देश के जनजातीय क्षेत्र को अपने अंदर समाहित करता है, उनके प्रशासन की बात करता है, जिसमें कि पांचवी अनुसूची में अधिकांश राज्य, यानी कि पूरे राज्य माइनस ये 4 राज्य जो कि छठी अनुसूची में है। अब छठी अनुसूची के 4 राज्यों को याद रखना बहुत आसान है, मैं इसमें एक ट्रिक बता दूंगी, आपको हमेशा याद रहेगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि 244 अनुच्छेद क्या कहता है। बेसिकली 244 अनुच्छेद बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। जो पांचवी अनुसूची है उसमें अमे मित्र को छोड़कर, यहाँ पे मैंने अमे मित्र इसलिए, यानी ये 4 राज्य है। अमे मित्र, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मित्र तो सबको पता है, अमे का मतलब मैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ए स्टैंड्स फॉर असम। में देखो, में मैंने अमे मित्र को ही पहले आगे पीछे इसलिए नहीं किया जिससे कि आपको याद रह जाए। देखिए, नहीं तो माँ से तो मिजोरम, मेघालय और इसके अलावा मणिपुर भी आता है यहाँ पे, तो मणिपुर में समस्या हो सकती है लोगों को। तो इसलिए ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी। तो कई बार इंग्लिश में जो बोल देते हैं ना कि AMMT, कुछ ऐसे भी बोल देते हैं, या AMTM ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, क्योंकि एम जो है भूल जाते हैं भाई, इतनी सारी चीजें याद रखते हैं, हमें कैसे पता एम मणिपुर के लिए है कि मेघालय के लिए है कि मिजोरम के लिए है, या तीनों के लिए है ना? तो इसलिए हमेशा हिंदी में इसको याद रखो, अमे मित्र। ए असम, में मेघालय। ठीक है, मी मिजोरम। ठीक है, और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 4 जो राज्य है वो पांचवी अनुसूची में इनको एक्सेप्शन, यानी कि इनको हटा दिया है। इनको छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करता है 244। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन करेगा प्रशासन। तो प्रशासन राज्यपाल करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, अ, इनकी देखरेख के अंतर्गत जातीय जनजातियों के कल्याण के कार्य यहाँ पर होंगे। ठीक है, अनुसूची जो छठी है उसमें अमेय मित्र क्षेत्र में ये लागू होगा 244 अनुच्छेद, जिसमें कि स्थानीय शासन और शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला व क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण की अनुमति है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो फर्क है पांचवी और छठी अनुसूची में वो कितना बड़ा है। यहाँ पर पांचवी अनुसूची में जो राज्य वो शामिल इतना होने के लिए ललायत नहीं है, छठी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्वायत्तता दी गई है। यहाँ पर राज्यपाल को प्रशासन की देखरेख दी गई है पांचवी अनुसूची के अंतर्गत, जबकि छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला व क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से
स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 244। ठीक है, इसलिए जरूरी है छठी अनुसूची, इसलिए ये इतना सबको लालायित करती है छठी अनुसूची कि वहां के जो ट्राइबल एरियाज में है, क्योंकि भाई सभी क्या चाहते हैं, अथॉरिटीज चाहते हैं ना, अथॉरिटी चाहते हैं, ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी चाहते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमी और अथॉरिटी दोनों चीजें कहाँ मिल रही है, और क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का जो अधिकार है, अनुमति है, वो भी यहाँ से मिल रही है। तो बेसिकली ये जो क्षेत्र है अमे मित्र के ट्राइबल या ट्राइबल एरिया जो है, वो छठी अनुसूची के अंतर्गत जिस तरह का एंटरटेन कर रहा है अधिकारों को, उसी तरह के अधिकार सबको चाहिए। इसीलिए लद्दाख भी इसके अंदर शामिल होने की कोशिश में है, इसीलिए वहां पे एक तरह से क्रांति, शांतिपूर्ण क्रांति की तरफ है वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 244 ए। देखिए यहाँ पर 244 बात कर रहा है पांचवी और छठी अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, 244 ए स्पेशली असम के बारे में। ए स्टैंड्स फॉर असम, बिल्कुल इजी है याद रखना। तो असम में स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि असम के भीतर है ना कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जिनके लिए स्वायत्त राज्य बनाने की अनुमति अनुच्छेद 244 ए देता है। आपको पता ही है, पहले असम पूरा बड़ा देश, बड़ा राज्य था, उसमें से कई छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं, जैसे कि मणिपुर। ठीक है, इधर मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है यहाँ, और फिर यहाँ पर नागालैंड है। ठीक है, तो इसका मतलब और भी क्षेत्र हैं आसाम के अंदर जहां पर आदिवासी क्षेत्र एक स्वायत्त राज्य बनाने के लिए हो सकता है कि वो तैयारी करे, या उनको एक अनुमति देता है अनुच्छेद 244, वो बना सकते हैं। बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों है भाई उनको ये अनुमति? वो इसलिए है क्योंकि सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके, वहां स्वशासन सुनिश्चित करके वहां पर विधानमंडल स्थापित किए जा सके, मंत्री परिषद के गठन की भी अनुमति देता है अनुच्छेद 244 ए। क्यों देता है, आपको ध्यान रखना है, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। ठीक है, ये है मेन चीज, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए असम को 244 ए आर्टिकल अधिकार देता है कि वहां पर कोई स्वायत्त राज्य या वहां अलग विधानमंडल और मंत्री परिषद वो गठित कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा 244 और 244 ए के बीच। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं भाग 11। देखिए भाग 11 शुरू करने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे भाग इजीली याद हो जाए। देखिए हमने भाग 1 से लेकर भाग 10 तक बात की। ठीक है, तो ये तो आपको सब याद हो गया होगा, भाग 1 किससे रिलेटेड है, ठीक है, भाग 2 किससे रिलेटेड है, भाग 3 किससे है, भाग 4 किससे है, भाग 4 ए किससे है, 5, फिर 6, फिर 7 खत्म है, निरस्त कर दिया गया, फिर भाग 8 है, फिर भाग 9 है, फिर 9 ए है, फिर 10 है। ठीक है, जब ये पूरे आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे तो मैं भागों को भी आपको बता दूंगी किस किस में कितने आर्टिकल्स हैं और किस तरह से बाइफर्केशंस हैं और कैसे आप उनको याद कर सकते हो, ट्रिक के थ्रू मैं बता दूंगी। लेकिन अब मेरा थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे है कि इन भागों को आप एक साथ याद रखोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, भाग 11, 12 और 13। देखिए जब हमने भाग 5 किया था और भाग 6 किया था, भाग 5 किया था हमने संघ, और भाग 6 किया था हमने राज्य। ठीक है, फिर भाग 7 तो था ही नहीं, निरस्त हो गया। फिर भाग 8 हमने किया था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, फिर भाग 9 किया हमने जो कि खाली पड़ा हुआ था। ठीक है, जो बीच में दो राज्यों के बीच के राजस्व की बात हुई थी, भाग 9 खाली पड़ा था। फिर भाग 9 ए, तो भाग 9 में पंचायत, भाग 9 ए में नगर पालिका, भाग 10 अभी हम अनुसूचित क्षेत्र के लिए करके आए हैं। ठीक है, अब भाग 11, अब यहाँ पर तो बिल्कुल अलग 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 हो गया। अब भाग 11, 12, 13 बेसिकली जो ये राज्य और संघ है इनके बीच की बात हो रही है। ठीक है, देखिए सीक्वेंस कितने ढंग से लगाई हुई है हमारे संविधान निर्माताओं ने, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले संघ की बात की, फिर राज्य की बात की, फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात की, फिर पंचायत और नगर पालिका, ये बीच में इसलिए घुसी हुई है क्योंकि ये खाली था, नो। ठीक है, खाली होने की वजह से फिर इसको जब संविधान संशोधन हुआ 73वां 74वां, फिर ये नो और नो ये जोड़ दिया गया। फिर 10वां जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसके बाद वही अनुसूचित क्षेत्र भी हो गए, सब 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 फिक्स हो गए। अब बात हो गई राज्य और संघ के बीच में जो अधिकार है या जिस तरह के संबंध है वो किस तरह के होने चाहिए, उनके बारे में बात की गई। तो भाग 11 में विधायी संबंध की बात है, भाग 12 में वित्त संबंध की बात है। ठीक है, और भाग 13 बात करता है व्यापार। तो मैं तो इन तीनों को एक साथ याद रखती हूँ, भाग 11, 12, 13, विधायी, वित्त, व्यापार। ठीक है, यानी कि पहले तो भाई कानून बनेगा, फिर पैसा बटेगा, फिर पैसा बट गया तो फिर वो व्यापार करेंगे। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, तो भाग 11 में 245 से 263 तक के आर्टिकल्स हैं, 245 से 255 तक विधायी अधिकार है। ठीक है, यानी कि कानून संबंधी। ठीक है, प्रशासन संबंधी जो है वो है 256 से 263 के बीच। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे आर्टिकल 245 और 246 की।
देखिए अब हम इसको ध्यान से और ढंग से करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राज्य और केंद्र के संबंध की बात होती है। तो जब भी आप संघात्मक सरकार से रिलेटेड क्वेश्चंस कैटर करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाएँगे आपके लिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस आर्टिकल में क्या मेंशन है, ठीक है? तो आर्टिकल 245 बात करता है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा निर्धारण का, ठीक है? यानी कि जो संसद है वो संविधान अनुसार यानी कि संविधान के अनुसार पूरे भारत या किसी भी भाग में भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। ये अधिकार देता है आर्टिकल 245 किसको? संसद को। राज्य को भी देता है ये अधिकार 245 अनुच्छेद। क्या? कि वो अपने राज्य और राज्य के किसी भी भाग के लिए वो कानून बना सकता है। भाई हरियाणा है, पंजाब के लिए तो नहीं बनेगा। हरियाणा है वो अपने लिए और हरियाणा के अंदर जो भी शामिल क्षेत्र है उसके लिए, चाहे वो पंचायत कोई भी पंचायत हो उससे रिलेटेड कोई क्षेत्र हो या अनुसूचित क्षेत्र हो, ठीक है, वहाँ का या वहाँ के पहाड़ के बारे में बात हो रही हो, यानी कि उस विद इन द टेरिटरी। तो राज्य अपनी टेरिटरी के अंदर अपने राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकता है। तो ये जो शक्ति है वो मिलती है राज्य को अनुच्छेद 245 से, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है ये। अब अब आपके मन में आया होगा क्वेश्चन लेकिन अगर दोनों में टकराहट हो जाए तब? तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अनुच्छेद 246 है, ठीक है? 246 में विधायी शक्ति के बँटवारे से संबंधित बात की गई है कि भई संसद और राज्य जो है यानी कि केंद्र और राज्य है, उनकी जो अधिकार है वो एक-दूसरे से टकराए ना, ठीक है? और टकरा जाए तो किसको वरीयता देनी है? तो इस सारी सूचना ये सारी 246 आर्टिकल और 246 ए में दी गई है, ठीक है? तो 7वीं अनुसूची तो आपने पढ़ी होगी, सुना ही होगा। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जिस पे राज्य सरकारें या राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची जिस पे कि दोनों बना सकते हैं, ठीक है? तो ये 3 तरह की सूचियाँ हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है? तो 3 तरह की सूचियाँ हैं, 246 में ये मेंशन है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है? कि संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों ही अ, कानून बना सकते हैं, ठीक है? तो संघ सूची के जो कुछ विषय हैं, जो मेन विषय है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। देखिए, संसद का जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, वो संघ सूची के सारे ही विषय यहाँ पर आपको दिख जाएँगे। कि ये सारे ही राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे कि रक्षा की बात की जाए, विदेश की बात की जाए, यानी कि जितने भी हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट है हमारे देश को किसी भी देश के साथ संबंध बनाने की या उनके साथ ट्रीटीज़ करने की, समझौते करने की, एमओयू साइन करने की, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, तो इसलिए संसद को अधिकार देता है हमारा संविधान। इसी तरह से बैंकिंग से रिलेटेड, भई वित्त से संबंधित है ना, तो वित्त का जो अधिकार है वो ऑब्वियस है कि वो संसद को ही दिया जाएगा। रेलवे, रेलवे कनेक्ट करता है पूरे इंडिया को, तो सिर्फ़ ये एक राज्य की संपत्ति नहीं है ना रेलवे, इसलिए केंद्र को दी गई है ये शक्ति। इससे रिलेटेड जितने भी अधिकार है या कानून बनाने की जो शक्ति है, वो संसद को दी गई है, ठीक है? आपको पता है ना रेलवे जो है, वो एक तरह से जाल बुनता है पूरे देश को जोड़ने का, ठीक है? एक वेब है। उसके बाद राज्य सूची के जो विषय की बात की जाए, तो देखो लोक व्यवस्था, भाई लोक व्यवस्था उस स्पेसिफिक राज्य का ही काम होगा ना। कारागार यानी कि जेल वगैरह जो कारागार है, ठीक है? इसके अलावा स्वास्थ्य है, यानी कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है? तो हॉस्पिटल्स हैं या कोई बीमारी फैल गई है या किस तरह से अ, सँभालनी है सिचुएशंस, वो आंगनवाड़ी के थ्रू हो सकता है या डिस्पेंसरीज़ के थ्रू हो सकता है या कोई और मुद्दा हो सकता है। हालाँकि केंद्रीय सुविधाएँ और केंद्रीय या जो केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी होते हैं, जैसे कि आपने एम्स का नाम तो सुना होगा, ठीक है? ऑल इंडिया मेडिकल, ठीक है? तो ये भी यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद कृषि का जो क्षेत्र है, वो भी क्योंकि देखिए, केंद्र जो है, वो किसी भी जगह तो है नहीं केंद्र सरकार के पास। सारे जो भी क्षेत्र हैं, वो कृषि के क्षेत्र हैं, सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए ये अधिकार देता है संविधान कि वो कृषि पर अपने कानून बना सके राज्य, ठीक है? इसलिए राज्य सूची में मेंशन है कृषि और पुलिस भी, ठीक है? उसके बाद समवर्ती यानी कि जो दोनों बना सकते हैं। तो वन पर अधिकार है, निवारक निरोध पर और क्रिमिनल लॉज़। यहाँ पर सिविल लॉज़ नहीं, क्रिमिनल लॉज़ बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों पर ही बना सकते हैं। तो ये कुछ विषय थे, और भी बहुत सारे विषय हैं, पर आपको ध्यान रखने के लिए जो मेन है, अगर कोई ऐसा विषय आ भी जाए ना, तो उसपे थोड़ा-सा लॉजिक लगाना है कि भई ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो ये संघ सूची में आएगा। राष्ट्रीय महत्व का नहीं है, राज्य के अंतर्गत क्षेत्र में आता है, तो राज्य सूची के अंदर आएगा। उसके बाद कोई ऐसा लगे कि भई इस पर तो दोनों ही बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा।
लेकिन अगर असंगति की स्थिति आ जाए, असंगति का मतलब होता है कि संघ और राज्य, जैसे समवर्ती सूची से कोई भी एक विषय उठाओ आप, तो उस पर दोनों ने अगर कोई कानून बना लिया है, संसद ने भी और राज्य विधानमंडल ने भी, तो अब असंगति आ गई, यानी कि उसने अलग टाइप का बनाया कोई कानून, संसद ने अलग टाइप का बनाया एक ही विषय पर, वन की ही बात की जाए, ठीक है? तो भई वन की डेफिनेशन संसद की अलग है और वन की डेफिनेशन राज्य विधानमंडल ने अलग दी है, ठीक है? दोनों अलग-अलग हो गए, लेकिन अब आई बात कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है? वन पर। अब इसकी डेफिनेशन अलग है, इसकी अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? असंगति हो जाएगी, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान क्या सॉल्यूशन देता है कि ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो संसद का जो कानून है या संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको वरीयता दी जाएगी, यानी कि वो मान्य होगा, ठीक है? उसके बाद आता है आर्टिकल 246 ए, ठीक, देखिए 246 के बारे में हमने बात की, अब 246 ए की बात हो जाती है। 246 ए भी राज्य और संघ के विधायी अधिकारों के बारे में ही है ना, दोनों का आपस में क्या संबंध होगा यहाँ पर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अब दिमाग में ये आ सकता है कि जीएसटी जो है वित्त से संबंध है, तो विधायी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? विधायी संबंध में कहाँ से आ गया ये? लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले विधायी संबंध मेंटेन होगा एक-दूसरे के साथ, तभी तो वित्तीय संबंध मेंटेन होगा। तो इसलिए ये वित्तीय संबंध में भी आएगा जीएसटी और विधायी संबंध में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। तो अब आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ है, इसमें है कि जीएसटी 246 ए के अंतर्गत आता है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लागू कब किया गया ये भी पता होगा, है ना? अब आपको एक जो इससे रिलेटेड चीज़ याद रखनी है वो है कि जीएसटी का जो कानून है या संविधान संशोधन है वो कब 101वां संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है? कब आया? 2015 में, ठीक है? और ये लागू कब हुआ? ये हुआ जुलाई 2017 सॉरी 17 में, ठीक है? ये लागू कब हुआ? जुलाई 2017 में। तो आपको ध्यान रखना है कि 101वां संविधान संशोधन था ये जीएसटी से संबंधित, जो कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसकी फुल फॉर्म। इसमें कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है ये, तो इसमें कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है यहाँ पर, और राज्य जो है वो इसके पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है? पार्टिसिपेंट्स यानी कि ये भी अपने सुझाव दे सकते हैं, सुझाव या इनके भी अधिकार हैं इसके अंतर्गत, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गाइस आर्टिकल 247 ऑनवर्ड्स, ठीक है? 247 ऑनवर्ड्स। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड गुड टेक केयर ऑफ यू।